हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में ऑर्डर टाइप देखा था, डिसेंडिंग असेंडिंग इनके बारे में बात की थी। ठीक है, और न्यूमेरिक टाइप पे मतलब वैर क्या टाइप है तो कैसे वर्क करता है, ऑर्डर बाई के बारे में हमने देख लिया था। अब हम आज नई चीज़ देख रहे हैं। एसक्यूएल में एक कॉन्सेप्ट होता है एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाय वैल्यू, इसी को ग्रुप वैल्यूड फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, मिन हो गया, मैक्स हो गया, सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया। ठीक है, मिन और मैक्स जो होता है आपका, ये कहाँ अप्लाई होता है? ये सेलेक्टेड कॉलम पर, किसी भी सेलेक्टेड कॉलम पर अप्लाई होता है। एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, अब वो वैर टाइप हो सकता है, न्यूमेरिक टाइप हो सकता है, दोनों टाइप हो सकता है। इसी तरह मैक्स भी सेलेक्टेड कॉलम पर अप्लाई हो सकता है। एट्रीब्यूट मतलब कॉलम। ठीक है, लेकिन सम और एवरेज जो होते हैं ना, वो सिर्फ किस तरह के कॉलम पर अप्लाई हो सकते हैं? न्यूमेरिक। ठीक है, अब आप नेम का एवरेज नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये हमेशा किस टाइप के कॉलम पे अप्लाई होते हैं? न्यूमेरिक एट्रीब्यूट पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, ठीक है, और काउंट काउंट भी सब पे अप्लाई हो सकता है। कॉलम या फिर एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये होता है, ये पांच हम पढ़ेंगे, मिन, मैक्स, सम, एवरेज और काउंट। ठीक है, तो अब मिन कैसे काम करता है, अगर हम एक क्वेरी लिखें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने एम्प्लॉय टेबल ली थी। मान लेते हैं हमारे पास एक टेबल है ENP। कुछ क्वेरीज लिखकर देख लेते हैं मन की। ठीक है, उसमें ई नेम है, एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय एज है, सैलरी है। ठीक है, मान लेते हैं ये तीन कॉलम है हमारे पास। अब आपसे कोई कह रहा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट काउंट, कितने नेम्स प्रेजेंट है, कितने डिस्टिंक्ट नेम प्रेजेंट है, निकालना है। तो कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट काउंट, किसको करना है? ई नेम को करना है। तो हम कैसे लिखेंगे? डिस्टिंक्ट ई नेम। ठीक है, डिस्टिंक्ट ई नेम फ्रॉम किस टेबल से? ENP। तो ये हमें आउटपुट क्या देगा? अगर हमारे पास टेबल में ई नेम प्रेजेंट है, लॉजिक लॉजिक लिफ्ट, ऐसा कुछ प्रेजेंट है, तो ये आउटपुट आपको क्या देगा? काउंट देगा और डिस्टिंक्ट ई नेम का। तो डिस्टिंक्ट ई नेम 1 2, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 2। ठीक है, दो ही तो डिस्टिंक्ट नेम है, लॉजिक और लिफ्ट। ठीक है, ऐसे अगर n होते तो n में से डिस्टिंक्ट कितने हैं वो ही आउटपुट देता। अब मान लो आपको सम निकालना था, सैलरी टोटल, मुझे कंपनी का देखना है कि टोटल में कितनी सैलरी लोगों को दे रहा हूँ। तो सम कैसे निकलेगा? सेलेक्ट सम, किसका चाहिए? सैलरी का, फ्रॉम किस टेबल से? एम्प्लॉय टेबल से। ठीक है, अब एक चीज होती है इसमें, एलियासिंग। एलियासिंग क्या होता है कि मतलब आप चाह रहे हो कि अभी यहाँ पे हम सैलरी के नाम से जान लेते हैं, आप चाहते हो कि इसको हम एक, जब वो कॉलम बनकर आए कि ये टोटल सैलरी अभी अभी किस नाम से देगा, ये टोटल सैलरी आपको सैलरी नाम से ही दे देगा। ये आपको आउटपुट कुछ ऐसा मिलेगा, मान लेते हैं 420 आया। ठीक है, आप चाहते हो इस सैलरी को हम टोटल के नाम से रिप्लेस करें, तो एलियासिंग की जाती है। एलियासिंग का इंग्लिश में वर्ड होता है किसी का नाम चेंज करके रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो एलियासिंग हमेशा एसक्यूएल में कैसे की जाती है? एज कीवर्ड से की जाती है। जब हम मल्टीपल टेबल को ज्वाइन करते हैं ना, तो उनको हमें कुछ नाम देना पड़ता है, तो वहाँ पे भी एलियासिंग का यूज करते हैं। तो अगर इसको हमें एलियास करना है तो कैसे करेंगे? सेलेक्ट सम
सैलरी एज टोटल फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब जो टेबल में हमारे पास आउटपुट आएगा उसका हेडिंग का एट्रीब्यूट का हेडिंग क्या होगा, टोटल, और इसमें जो भी आंसर हो। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये होता है एलियासिंग का मतलब। अब एक चीज देखना, अगर आप डायरेक्टली नॉर्मल क्वेरी लिख रहे हो तो क्या आप एग्रीगेट फंक्शन के आगे, मतलब एग्रीगेट फंक्शन के साथ कुछ और प्रिंट करा सकते हो? अगर आपको कुछ ऐसा लिखा मिला विदाउट, क्योंकि अब जो हम क्वेरी पढ़ेंगे वो ग्रुप बाई की बात करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप बाई से पहले अगर आपको मान लीजिए कुछ ऐसा मिलता है लिखा हुआ, सेलेक्ट ई नेम कॉमा सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो बताओ ई नेम और सम सैलरी निकल सकता है क्या साथ में? एक बंदे की एक सैलरी हो सकती है। अब दो कॉलम है, ठीक है, ई नेम तो कई ढेर सारे होंगे और सैलरी टोटल एक होगी। ठीक है, तो ये एरर होता है। ठीक है, अगर आप एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर रहे हो तो सबको यहाँ पे कॉमा करके एग्रीगेट के अंदर लिख सकते हो, लेकिन आप ये चाहो कि एक को अलग प्रिंट करो और फिर एक का एग्रीगेट करो तो ये एरर होता है इस केस में। इसको कैसे सही करेंगे वो हम देखेंगे। तो ये क्या है, एरर। अगर आप नॉर्मल क्वेरी लिख रहे हो और एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हो तो सिर्फ एग्रीगेट फंक्शन ही यूज कर सकते हो, उसके साथ कोई और एट्रीब्यूट प्रिंट नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये क्या होता है, एरर होता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम किसी एग्रीगेट फंक्शन के साथ कोई और एट्रीब्यूट ले आ सकते हैं। ठीक है, तो वो किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ ग्रुप बाई। तो पहले हम ग्रुप बाई की डेफिनेशन देखेंगे, देन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ग्रुप बाई क्या है भैया? ग्रुप बाई स्टेटमेंट इज ऑफन यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शन जैसे मेन हो गया, मैथ्स हो गया, सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया। ठीक है, टू ग्रुप द रिजल्ट्स सेट बाय वन और मोर कॉलम्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं अभी तक हमारे एम्प्लॉय टेबल में ईमेल था, एज था, सैलरी था, और हर एक एम्प्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, कुछ ऐसा है आपकी एम्प्लॉय टेबल। तो अब आपको चाहिए, एक क्वेरी है आपके पास, एग्जांपल के लिए देखिए, फाइंड डिपार्टमेंट नेम एंड सम ऑफ सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है आपके पास कि आपको हर एक डिपार्टमेंट के करस्पॉन्डिंग उनकी टोटल सैलरी उस डिपार्टमेंट की क्या है। ठीक है, ये प्रिंट करना है। तो आप कैसे प्रिंट करोगे? देखो, सम ऑफ सैलरी प्रिंट करना है, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट के करस्पॉन्डिंग करनी है। तो यही तो ग्रुप बाई करता है। ग्रुप बाई स्टेटमेंट इज ऑफन यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन इसमें क्या होगा, सम ऑफ सैलरी। ठीक है, टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम। तो एक कॉलम पे सेट करना है, ग्रुप बाई पे डिपार्टमेंट नेम पर। तो अब इसकी क्वेरी कैसे लिखोगे? सेलेक्ट करना है आपको डिपार्टमेंट नेम, डीपीटी नेम के नाम से, और हर एक डिपार्टमेंट नेम के करस्पॉन्डिंग क्या चाहिए आपको, सैलरी चाहिए। तो सम सैलरी फ्रॉम, किससे चाहिए, एम्प्लॉय, अच्छा ईएमपी नाम है हमारी टेबल का, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय ईएमपी। बस यहां पे क्या लिखोगे, वेयर नहीं लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, ग्रुप बाय। किस पे ग्रुप बाय लगाना है, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट नेम चाहिए आपको, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम, ये लिखिए। तो ये हुई इसकी क्वेरी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, मान लेते हैं हमारे पास एक डिपार्टमेंट नेम, ये टेबल है, मतलब मैं दो ही कॉलम बना रहा हूँ, सैलरी और डिपार्टमेंट नेम का, एम्प्लॉय टेबल का। ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम है और यहाँ सैलरी है।
मान लेते हैं डिपार्टमेंट CS था, पहले 1000 किसी की सैलरी है, फिर EC का है 2000, CS डिपार्टमेंट में कोई और काम करता है उसकी सैलरी 3000 है, और EE डिपार्टमेंट में कोई है जिसकी था सैलरी 5000 है, फिर EC डिपार्टमेंट में कोई है जिसकी सैलरी 2000 है। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, ये आपसे पूछ लेता है इसमें गेट में। ठीक है, इस क्वेरी के करस्पॉन्डिंग ये आपको गिवन है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करना आपको, डिपार्टमेंट नेम, एलियासिंग नहीं हो रखी है तो सेम नाम से आएगा, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी। लेकिन कितने डिपार्टमेंट है इसमें, यूनिक, CS है, EC है और EE है, तो इस बार CS ग्रुप बाई हो जाएगा डिपार्टमेंट नेम, CS वाले और EE वाले और EC वाले। CS में क्या निकाल लेते हैं हम, सम ऑफ सैलरी निकाल लेते हैं, तो CS वालों की सैलरी कितनी है 4000 है सम, EE वालों की सैलरी कितनी है 5000 है सम, और EC वालों की सैलरी कितनी है 4000 है। ठीक है, तो ये आउटपुट आएगा इस क्वेरी के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, आता है कि अगर हमें एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ करना है और उसके करस्पॉन्डिंग किसी और का ग्रुप, किसी और एट्रीब्यूट का यूज़ करना है उस टेबल के, तो एक ही तरीका है। क्या तरीका है, विद द हेल्प ऑफ ग्रुप बाई, क्योंकि ये क्या देता है कि सम हमें देगा ग्रुप में या फिर टोटल देगा। ठीक है, तो फिर हमें ग्रुप बाई लगाना पड़ता है, जो भी हम बाहर रख रहे हैं चीज़ें उन सब पे हमें ग्रुप बाई लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मल्टीपल पे भी हो सकता है, मान लो पूरी क्वेरी चाहिए थी ई नेम, ई एज, डिपार्टमेंट नेम, तो सब पे यहाँ पे ग्रुप बाई लगाना पड़ता। ठीक है, तो पूरी कॉलम के करस्पॉन्डिंग सम देता। ठीक है, तो ये तरीका था ग्रुप बाई। अब ग्रुप बाई के और क्वेश्चंस देखते हैं हम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इनको समझते हैं कि ग्रुप बाई की क्वेरी आपके सामने कैसे कैसे आ सकती है। देखो, क्वेरी स्टेटमेंट से क्वेरी बनाने को भी दे सकता है और क्वेरी से स्टेटमेंट भी पूछ सकता है, तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा कि हमारे पास, अभी हम देख रहे हैं स्टेटमेंट से क्वेरी बनाना ज़्यादा ईजी, मतलब ज़्यादा हार्ड होता है। तो ठीक है, स्टेटमेंट से हम क्वेरी बनाते हैं, क्वेरी से तो आप स्टेटमेंट बना ही लोगे। ठीक है, उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ क्वेरी टू फाइंड द डिपार्टमेंट नंबर विथ मोर देन 5 एम्प्लॉइज। मतलब आपके पास एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एम्प्लॉय का नेम है और सैलरी है, डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं यही है, और कुछ लगेगा तो हम लगा लेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर फाइंड करो मोर देन 5 एम्प्लॉय, जिसमें एक डिपार्टमेंट में कम से कम 5 एम्प्लॉय से ज़्यादा हो, मतलब कम से कम 6 एम्प्लॉय तो हो, ऐसे डिपार्टमेंट नंबर्स फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, पहले क्वेरी का देखते हैं। तो जब फाइंड करना है और प्रिंट कराना है, मतलब तो हमेशा सेलेक्ट क्वेरी लगती है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, फ्रॉम किससे करोगे, एम्प्लॉय टेबल से। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, लेकिन कंडीशन क्या दिया, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय विथ मोर देन 5 एम्प्लॉइज। तो अब ग्रुप बाय किस पे लगाना है, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय तो डिपार्टमेंट नंबर का ही हो रहा है, तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब ग्रुप बाय के साथ ना वेयर नहीं चलता, यहाँ पे क्या क्लॉज चलता है, हैविंग चलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैविंग, हैविंग जिसका काउंट क्या हो, डिपार्टमेंट मतलब एम्प्लॉय कितने हो, ग्रेटर देन 5 हो, तो काउंट स्टार ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो ये होगी इसकी क्वेरी। क्या करेगा ये, ग्रुप बाई करेगा डिपार्टमेंट नंबर को, डिपार्टमेंट नंबर को ग्रुप बाई किया, ग्रुप बाई किया, और फिर देखेगा उस डिपार्टमेंट नंबर को जितना ग्रुप बाई किया उसमें उसका काउंट जो है वो ग्रेटर देन 5 है। अगर है तो वो डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट हो जाएगा, और नहीं है तो नहीं होगा प्रिंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर देखें कि हमारे पास ये जो टेबल थी कुछ ऐसी थी, जिसमें एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है,
डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। एम्प्लॉय नेम XYZMNOPQR कुछ ऐसे है, ठीक है। और सैलरी 2K 3K 6K 1K 4K 5K 2K 10K 5K कुछ ऐसी है, ठीक है। और डिपार्टमेंट नंबर 1 है मान लेते हैं, 2 है 1 है 1 है 2 है 1 है 2 है 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या चेक होगा, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। तो डिपार्टमेंट नंबर के ग्रुप कितने होंगे, 1 और 2, ठीक है। देन 1 के करस्पॉन्डिंग वो काउंट करेगा कि 1 के करस्पॉन्डिंग 1 2 1 2 3 4 5 और 6 है, ठीक है। तो फिर वो काउंट स्टार निकालेगा 1 का काउंट स्टार कितना है 6 इज ग्रेटर देन 5 है, हाँ है, तो प्रिंट करेगा डिपार्टमेंट नंबर 1। देन सेकंड निकालेगा, सेकंड डिपार्टमेंट नंबर क्या है 2 क्या है वहां पे 3 है काउंट। देन यहाँ पे चेक करेगा काउंट 3 देगा, ये 3 इज ग्रेटर देन 5 है, नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 ही आउटपुट आएगा, ठीक है। ऐसे चेक करेगा ये ग्रुप बाई। पहला क्वेरी ये था, दूसरी क्वेरी देखते हैं, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं। तो ये याद रखना कि कंडीशन में हम एग्रीगेट फंक्शंस को रख सकते हैं ग्रुप बाई के केस में, ठीक है। तो हैविंग के साथ जो भी कंडीशन लगी है वो किसकी लगी है, एग्रीगेट की लगी हुई है, ठीक है। तो ये याद रखना। देन दूसरा, राइट द क्वेरी टू फाइंड द डिपार्टमेंट नंबर हुज एवरेज सैलरी एवरेज की बात करें, सम की बात करें या फिर काउंट की बात करें तो क्या है, कंडीशन में एग्रीगेट है, हमेशा ये याद रखते रखो। तो एवरेज की बात कर रहे हैं तो मतलब एवरेज किससे निकलता है, एग्रीगेट किससे निकलता है, तो कंडीशन में कहीं ना कहीं एवरेज आएगा, ग्रेटर देन 2000 है। तो कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट क्या निकालना है, डिपार्टमेंट नंबर निकालना है, whose एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 2000, जिसकी एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 2000 हो। तो डिपार्टमेंट नंबर, अब डिपार्टमेंट नंबर 1 2 3 4 5 कितने भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं। अब 1 वाले में एवरेज सैलरी उसकी कैलकुलेट करेगा, 1 वाले में जितने भी है सबका एवरेज निकालेगा। देन चेक करेगा कि क्या 2000 से ज़्यादा है उसकी एवरेज, अगर है तो 1 वाला डिपार्टमेंट यहाँ पे कंसीडर कर लेगा, वरना नहीं करेगा, बस, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय किस पे करेगा, डिपार्टमेंट नंबर पर। और क्वेरी हैविंग वेयर नहीं लगता ग्रुप बाय के साथ, हैविंग कंडीशन हमेशा हैविंग में लिखाएंगे। हैविंग क्या, एवरेज ऑफ सैलरी इज ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए, 2000, बस। अब यहाँ पे चेक करते हैं 1 है कि 2 है। डिपार्टमेंट नंबर 1 है और 2 है, 1 के करस्पॉन्डिंग पहले ग्रुप बाई होगा, 1 के करस्पॉन्डिंग एवरेज सैलरी निकालते हैं। तो 1 के सैलरी 2 है, देन 6 है, 6 7 8 हो गया, 8 एक 9 हो गया, 9 और 5 14 हो गया, 14 और 5 19, 19 और 10 29 की आई सैलरी कितने की, 1 2 3 4 5 6 6 29 डिवाइड बाई 6 कितना हुआ, 29 डिवाइड बाई 6 हुआ तुम्हारा 4 4 24 होता है, 2000 से ज़्यादा आया, तो मतलब डिपार्टमेंट नंबर 1 होगा इसमें। देन 2 को चेक करते हैं, 3 4 और 5 9 के डिवाइड बाई 3 तो 3 आया, अभी भी 2000 से ग्रेटर आएगी सैलरी एवरेज, तो फिर डिपार्टमेंट नंबर 2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चेक करते हैं, तो इसका आउटपुट ये आएगा इस क्वेरी का, ठीक है। अब तीसरी क्वेरी देखते हैं, ठीक है। अब तीसरी क्वेरी लिखना सीखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द डिपार्टमेंट नंबर, अभी भी डिपार्टमेंट नंबर ही फाइंड आउट करना है, विथ मोर देन 5 एम्प्लॉइज मतलब काउंट की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। विथ सैलरी, हर एक इंडिविजुअल की सैलरी, इस बार काउंट या एग्रीगेट फंक्शंस की बात नहीं की, सैलरी ग्रेटर देन 3000 चाहिए। तो
तो ये नॉर्मल कंडीशन है और ये कौन सी कंडीशन है, ये एग्रीगेट फंक्शन की कंडीशन है। मोर देन कह रहा है, मोर देन 5 एम्प्लॉय मतलब एग्रीगेट में जा रहा है, ठीक है। तो इसकी क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट क्या करना है, डिपार्टमेंट नंबर किससे, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 3000 या फिर ग्रुप बाय पहले कर सकते हैं, ग्रुप बाय किस पे लगाना है, डिपार्टमेंट नंबर वेयर सैलरी ग्रेटर देन 3000, ठीक है, एंड ग्रुप बाय किस पे करना है, डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, हैविंग क्या, मोर देन 5 एम्प्लॉइज, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 5, ठीक है, यहाँ पे एंड नहीं लगाओ, क्यों एंड, अच्छा एंड अगर लगा देता तो क्या दिक्कत थी और नहीं लगाता तो क्या दिक्कत थी, ठीक है। एंड को वो समझ लेता कि वेयर के बाद एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है, ये तो ग्रुप बाय, ये क्या करेगा, चेक करेगा यहाँ पे, पहले देखिएगा डिपार्टमेंट नंबर वेयर सैलरी इज 3000, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 3000 किस किस की है, 1 2 3 4 और 5, इन 5 लोगों की है। देन चेक करेगा काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 5, डिपार्टमेंट नंबर में पहले 1 के करस्पॉन्डिंग बनाएगा, 1 के करस्पॉन्डिंग देखोगे तो 1 2 3 और 4 आया, 4 इज ग्रेटर देन 5 है, नहीं है तो फॉल्स हो गया, डिपार्टमेंट नंबर में कुछ नहीं आया पहले बार। सेकंड को चेक करेगा, सेकंड में 1 ही है, ठीक है, 5 के वही 3000 से ज़्यादा है लेकिन काउंट 1 आया, 1 इज ग्रेटर देन 5 है, नहीं है तो फॉल्स, डिपार्टमेंट नंबर में मतलब 1 और 2 में से कोई नहीं आएगा, ये इसकी क्वेरी, ठीक है, ठीक है। तो हैविंग का यूज हमेशा ग्रुप बाय के साथ होगा। गेट में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें ग्रुप बाय का यूज हुआ है, हैविंग नहीं लगाया है, वेयर लगा दिया है, तो गेट के अकॉर्डिंग तो हैविंग ही सही होगा, ठीक है। तो हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के साथ ही लगेगा, ठीक है। अब हमने ग्रुप बाय को देख लिया, ठीक है, हैविंग क्लॉज के साथ उसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे सब क्वेरी और को रिलेटेड क्वेरी का कॉन्सेप्ट आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं सब क्वेरी और को रिलेटेड क्वेरी बनाने के लिए, ठीक है। तो अब इनको थोड़ा सा बनाना सीखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, हम इससे क्वेरी देखेंगे कौन सी है। जैसे लिखा है राइट अ क्वेरी टू फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉयज ड्रॉइंग हाईएस्ट सैलरी, कौन सबसे ज़्यादा सैलरी उठा रहा है ये निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि मैक्सिमम उस पूरे टेबल में मैक्सिमम सैलरी कितनी है। अगर आपको ये पता है कि मैक्सिमम सैलरी कितनी है, उसके करस्पॉन्डिंग जाके नाम उठा लो, एक तो तरीका ये है, ठीक है। तो इसकी क्वेरी कैसे लिखी जा सकती है, ये मतलब क्वेरी प्रैक्टिस सेशन चलिए, आप इसको रोक कर खुद पहले क्वेरी ट्राई करना, लिखो सीखो, देन मेरी देखा करो, ठीक है। तो सॉल्यूशन अगर लिखूंगा इसका पहले वाले का, तो क्या लिख सकता हूँ, फाइंड करना है नेम, तो सेलेक्ट नेम। अब ये एम्प्लॉय टेबल वैसी ही है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, जो भी है, ठीक है, एक नॉर्मल सी टेबल है, ठीक है। इसे मैं देख देता हूँ, एम्प्लॉय की टेबल है, इसमें नेम पड़ा हुआ है, उसकी सैलरी है, डिपार्टमेंट है, ऐसे एट्रीब्यूट इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब ड्राइंग हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, तो वेयर सैलरी इक्वल टू
किसके बराबर हो, पहले आपको मैक्सिमम सैलरी पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम सैलरी निकालने का तरीका, सेलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी किससे, फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये आपको क्या आउटपुट देगा, मैक्सिमम सैलरी दे देगा, और मैक्सिमम सैलरी मिल गई तो सैलरी, उस मैक्सिमम सैलरी के जिसके करस्पॉन्डिंग होगी उसका नाम दे देगा। तो ये कैसी हुई, सब क्वेरी हुई, पहले अंदर की क्वेरी सॉल्व हुई, देन आउटर क्वेरी सॉल्व हुई। तो इसको क्या कहते हैं, सब क्वेरी कहते हैं। पहले अंदर की क्वेरी सॉल्व करो, जब जो आउटपुट दे उस आउटपुट को बाहर वाली क्वेरी के लिए यूज करो, ठीक है। देन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्या दे देगा, आपको नाम दे देगा उसका जिसका करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम सैलरी होगी। दूसरा क्वेश्चन देता है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय ड्राइंग द सैलरी ग्रेटर देन द सैलरी ऑफ राम। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब ये डिपेंड करेगा कि आपके लॉजिक कितने अच्छे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन सेकंड, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर मान लो जो मैक्सिमम सैलरी होती वो 2 या 3 लोगों की होती तो वो तीनों नाम दे देता, ठीक है। तो इस क्वेरी में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत होगी, वो देखते हैं पहले। राइट अ क्वेरी टू फाइंड द नेम, नेम इसमें भी निकालना है, तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। ड्रॉइंग द सैलरी ग्रेटर देन द सैलरी ऑफ राम, तो पहले तो हमें राम की सैलरी पता होनी चाहिए ना, तब तो हम उससे ग्रेटर निकाल पाएंगे। तो सैलरी वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन किससे, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल टू क्या, राम, ठीक है। तो पहले आपको राम की सैलरी मिली, देन आपने चेक किया जिसकी भी सैलरी इस सैलरी से ज़्यादा हो उन सबके नाम आपने उठा के यहाँ डाल दिए। लेकिन अब हो सकता है कि मल्टीपल राम हो, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर अब 2 क्वेरी बन सकती है। एक तो इनमें से किसी से भी ज़्यादा हो जाए, या फिर ठीक है तो ले लो उसको, ठीक है। तो उसके लिए कीवर्ड होता है एनी, ठीक है। और एक क्वेश्चन बन सकता है ग्रेटर देन द सैलरी ऑफ राम, मतलब सभी से ग्रेटर हो तो ऑल लगाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो हम समझेंगे कि कोई कितने भी राम प्रेजेंट हो सबसे ग्रेटर निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसी का दूसरे तरीके से लिखने का है। ये सिंगल राम के लिए था, अगर मल्टीपल हो गए हैं तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन ऑल, ठीक है। सब में से ज्यादा ऑल, और फिर ये पूरी क्वेरी। ठीक है, ये हो गया। तो पहले ऑल सबकी सैलरी वो दे देगा, राम जितने भी राम प्रेजेंट है, मान लो 3 राम प्रेजेंट है, 4 राम प्रेजेंट है जिनकी 1 की सैलरी थी, 2 की सैलरी थी, 10 की सैलरी थी, 11 की सैलरी थी, मान लो 4 प्रेजेंट है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, 11 के। 11 के से ज़्यादा जितने हैं उन सबका नाम प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट होगा सेकंड वाले का, ठीक है। तो सेकंड वाले की अच्छी क्वेरी कौन मानी जाएगी, ये सेकंड वाली मानी जाएगी, ठीक है। देन अब और क्वेरीज देखते हैं, ठीक है। तो हमने सब क्वेरी देखा, अब को रिलेटेड सब क्वेरीज होती हैं। जब इनर क्वेरी डिपेंड करने लगे आउटर क्वेरी पर, तो वो कैसी क्वेरीज कहलाती हैं, को रिलेटेड क्वेरी कहलाती है। मतलब एक रो के लिए पर्टिकुलर आपको दूसरी आउटर क्वेरी को, मतलब एक आउटर क्वेरी को चलाने के लिए आपको इनर क्वेरी की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो इनर क्वेरी डिपेंड्स ऑन आउटर क्वेरी, तो हमें क्या कहने लगता है, उसको को रिलेटेड सब क्वेरी कहने लगते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, देन हम देखेंगे इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है।
तो क्या होता है, ठीक है, कोरिलेटेड कैरी कहलाती है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसको हम डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब एक क्वेरी लिखी हुई है, कोरिलेटेड सब क्वेरी है। सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम बुक एज बी वेयर। अच्छा, कोरिलेटेड क्वेरी आपको पता कैसे चलेगा, आउटर क्वेरी और इनर क्वेरी को देखो, डिपेंडेंसी है दोनों पे। ठीक है, तो आपको पता चलता है ये कैसी क्वेरी है, कोरिलेटेड क्वेरी है। तो हर एक आउटर क्वेरी के लिए इनर क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका एक एग्जांपल लें अपने तरफ से, एक बुक का मान लेते एग्जांपल, इसमें टाइटल है और प्राइस है। ठीक है, तो अब एलियासिंग कर रखी है, बुक की एलियासिंग दो बार हो रखी है, एक बार बी बन रखा है और एक बार टी बन रखा है। तो इसका नाम बी हो जाएगा और दूसरे वाले का टी हो जाएगा। ठीक है, क्यों हुआ, सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम बुक एज बी, बुक को एक बार बी माना है, वेयर सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम बुक एज टी, टी माना है। दो टाइटल मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, प्राइस 10 20 30 40 50 60 70 मान लेते हैं। तो इसका भी सेम कॉपी रहेगा, तो ए बी सी डी ई एफ जी 10 20 30 40 50 60 और 70। ठीक है, तो अब हर एक आउटर क्वेरी के लिए इनर क्वेरी को चेक करेंगे। सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम बी फ्रॉम बुक एज बी, तो पहला वाला सेलेक्ट हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग इनर क्वेरी चलेगी। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम बुक एज टी वेयर टी डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन बी डॉट प्राइस। तो टी डॉट प्राइस कितना है, टी डॉट प्राइस ये है, इज ग्रेटर देन बी डॉट प्राइस। तो 10 से ग्रेटर है, नहीं है, तो ये वाला नहीं आएगा। 10 इज ग्रेटर देन 20, मतलब 20 इज ग्रेटर देन 10 है, हाँ है, तो ये वाला काउंट होगा। 30 इज ग्रेटर देन 10, हाँ है, तो ये भी काउंट होगा। 40 इज ग्रेटर देन 10, ये भी काउंट होगा। 50 इज ग्रेटर देन 10 है, 60 इज ग्रेटर देन 10 है, 70 इज ग्रेटर देन 10 है। तो कितने काउंट आए, 1 2 3 4 5 6, 6 काउंट आए। तो इसका आउटपुट क्या आया, 6 आया। 6 इज लेस देन 5 है, फॉल्स, तो मतलब ये वाला आउटपुट नहीं आएगा हमारे इसमें। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड उठाओगे फिर से, देन फिर से सबसे कंपेयर करोगे, टी डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन बी डॉट प्राइस है, तो 10 इज ग्रेटर देन 20, फॉल्स। 20 इज ग्रेटर देन 20, फॉल्स। तो ये कितने के लिए ट्रू हुआ, 1 2 3 4 5, 5 के लिए ट्रू हुआ, तो इसका आउटपुट 5 आया। 5 इज लेस देन 5 है, फॉल्स, मतलब ये भी कुछ प्रिंट नहीं करेगा। देन फिर आउटर क्वेरी क्या आई चलेगी, बी, इसके लिए चेक करेगा। देन 10 इज ग्रेटर देन 30 है, 10 is greater than 30, false. 20 is greater than 30, false. 30 is greater than 30, false. 40 is greater than 30 है, तो 1 2 3 4, 4 आया इसका आउटपुट। 4 is less than 5 है, हाँ है, तो ये प्रिंट करेगा। इसी तरह आप D चेक करोगे तो D भी प्रिंट करेगा, देन E भी प्रिंट करेगा, देन F भी प्रिंट करेगा और G भी प्रिंट करेगा। सिमिलरली आपको चेक करना रहेगा। तो इसका आउटपुट में क्या आएगा, C D E F G आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोरिलेटेड क्वेरी को रन कराया जाता है। ठीक है, हम इसमें न्यूमेरिकल भी देखेंगे जब हम इसका क्वेश्चन सेशन लेकर आएंगे ना, तो और भी क्वेरीज लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल था कोरिलेटेड क्वेरी का। तो कोरिलेटेड क्वेरी मतलब डिपेंडेंसी होगी कहीं ना कहीं, और अगर सब क्वेरी लिखी हुई है तो फिर इनर क्वेरी को पहले सॉल्व करते हैं, फिर आउटर क्वेरी को सॉल्व करते हैं। और कोरिलेटेड क्वेरी है तो हर एक आउटर क्वेरी के लिए इनर क्वेरी चलती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, लिख देता हूँ, हर एक आउटर क्वेरी के लिए
ये पूरा कॉन्सेप्ट था कोरिलेटेड सब क्वेरी का। अब हम नेक्स्ट क्लास में जॉइंस की बात करेंगे।